प्रथम आईएएस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका अपने प्लेटफॉर्म प्रथम आईएएस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रथम आईएएस की ये करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम बेहतरीन कंटेंट के साथ यूपीएससी, पीसीएस व अनगवर्नमेंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की इस सीरीज को चालू किए हुए हैं, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। इस सीरीज में यूपी, पीसीएस, आरओ, बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स को अपडेट किया जा रहा है। आज का पहला क्वेश्चन, भारत द्वारा आयोजित तीसरे ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दौरान किस सिद्धांत का पालन किया है? विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, सत्य में जयते, जय हिंद। जैसा कि आपको पता ही है, भारत ने लगातार तीसरी बार इसकी अध्यक्षता की है। इसका उद्देश्य संघर्ष, खाद्य और ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों को निपटने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके आंसर पर जाने से पहले हम ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल साउथ होता क्या है? जैसे कि आप यहाँ पर एक मैप देख सकते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है, आप लाइन देख सकते हैं। इसको बोलते हैं बंडित लाइन। इसकी कल्पना 1980 में की गई थी। इसके माध्यम से नॉर्थ और साउथ, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, इसके मध्य आर्थिक असमानताओं को उजागर किया गया है। नॉर्थ की जीडीपी अधिक है साउथ की जीडीपी की तुलना में। इसे विकसित देश मानते हैं, इसको विकासशील में रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इस सम्मेलन में जितने भी देश हैं, वो सब केवल साउथ से ही हैं। वो नॉर्थ के भी कुछ ऐसे देश हैं जो नॉर्थ के भी हैं। साउथ शिखर सम्मेलन के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 2023 में हुई है। 2023 में इसको 2 बार भारत ने होस्ट किया था, एक फरवरी के आसपास, एक सितंबर में, और तीसरी बार आपको पता ही है कि अभी हो रही है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों की आवाज़ों को वैश्विक चर्चाओं के केंद्र में लाना है। भारत ने इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत दक्षिण गोलार्ध के देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए की है। वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ, जो यहाँ पर है, जिसे अक्सर केवल एक भौगोलिक अवधारणा के रूप में गलत समझा जाता है। लोग समझते हैं कि जितने भी देश इसमें हैं, वो केवल साउथ से हैं। विभिन्न देशों को शामिल करता है, जो भू-राजनीतिक, ऐतिहासिक और विकासात्मक कारकों पर आधारित हैं। इन तीनों को ध्यान में रखकर इसमें कई ऐसे देश शामिल हैं, जो साउथ और नॉर्थ दोनों से आते हैं। यह केवल स्थान से परिभाषित नहीं होता है, बल्कि उन राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व करता है जो विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया, केवल साउथ में वही देश नहीं आते हैं जो बंडित लाइन के नीचे हैं, कि उसमें वो देश भी आते हैं जो ऐसी किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हैं, वो इनको इसमें शामिल किया गया है। वैश्विक दक्षिण में शामिल कई देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, जैसे भारत, चीन, अफ्रीका उत्तरी गोलार्ध हिस्से में आते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो दोनों दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं, फिर भी ये इस सम्मेलन के भाग नहीं है, बेसिकली दक्षिण का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर है वसुधैव कुटुंबकम। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का दूसरा क्वेश्चन, 2024 में मित्र शक्ति अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? हाल ही में भारत व श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास चालू किया गया, जिसका 10वां संस्करण श्रीलंका में हुआ। इसकी एक खास बात, इस बार इसमें K9 एस के नाम से वेल ट्रेन्ड डॉग्स को शामिल किया गया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस बार का यह संस्करण अर्धशहरी क्षेत्रों में केंद्रित आतंकवाद रोधी अभियानों को निष्क्रिय करने में, इस बार का यह संस्करण खासकर अर्धशहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों में केंद्रित था। अब यहाँ पर हम कुछ श्रीलंका से संबंधित कुछ तथ्यों की जानकारी ले लेते हैं। इसे पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में इसको सीलोन के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसकी राजधानी जयवर्धनेपुरा कोटे है। वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है। सबसे बड़ा शहर भी श्रीलंका का यही है। यहाँ के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे है। पाक जलसमृद्ध से के माध्यम से भारतीय प्रायद्वीप से अलग किया जा सकता है। इसका मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा है। चलिए अब चलते हैं इसके आंसर पर, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का तीसरा क्वेश्चन, थाईलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? यिंगलक शिनवात्रा, सरेता थाविसिन, पायटोंगटान शिनवात्रा, प्रयुत चान ओचा। आप यहाँ पर एक पिक देख सकते हैं। इनका नाम है
पाइटोंगटान सिनवात्रा। ये हाल ही में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। यहाँ पर आप थाईलैंड का मैप देख सकते हैं। इसकी राजधानी यहाँ पर बैंकॉक है। यहाँ पर थोड़ी थाईलैंड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसकी राजधानी बैंकॉक। भाषा यहाँ की थाई है। मुद्रा यहाँ की थाई बाहत है। यहाँ का धर्म मुख्य रूप से बौद्ध धर्म पर आधारित है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और इसकी सीमाएं म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया से मिलती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से मिलती हैं। भारत और थाईलैंड के मध्य कुछ संबंधों पर हम ध्यान दे लेते हैं। 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 12.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद थाईलैंड भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है आसियान क्षेत्र में। ये वर्ड ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2019 में लगभग 1.9 मिलियन भारतीय पर्यटकों ने थाईलैंड का दौरा किया, यानी भारत से थाईलैंड गए। और जबकि लगभग 1,60,000 थाई पर्यटकों ने मुख्य रूप से बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए भारत का दौरा किया। भारत और थाईलैंड के बीच कुछ रक्षा अभ्यास भी किए जाते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज। इनमें महत्वपूर्ण है अभ्यास मैत्री। ये सैन्य अभ्यास है जिसमें भारतीय सेना और थाईलैंड की सेना इसमें भाग लेती हैं। सियाम भारत अभ्यास, यह वायुसेना अभ्यास है। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास एक नौसेना अभ्यास है। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर इसका आंसर सी पाइटोंगटान सिनवात्रा है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का चौथा क्वेश्चन, M174B मिसाइल की तैनाती किस क्षेत्र में यूएस नेवी की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए की जा रही है? हाल ही में यूएस नेवी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में M174B मिसाइल की तैनाती की है। ये लंबी दूरी की वायु मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर की है। इसका उद्देश्य यूएसए की वायु मारक क्षमता बढ़ाना तथा चाइना के P-15 PL-15 मिसाइल के प्रत्युत्तर के रूप में तथा इसका आंसर सी इंडो पैसिफिक क्षेत्र है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 5वां क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए SSLV D3 EOS-08 मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की खोज, मंगल ग्रह पर रोवर की तैनाती, पृथ्वी अवलोकन, संचार के लिए उपग्रह। यह इसरो द्वारा SSLV श्रृंखला की तीसरी मिसाइल है, थर्ड उड़ान है। जैसे कि नाम से आपको पता है EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। सबसे पहले भी समझ लेते हैं SSLV क्या होता है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक भारतीय रॉकेट है। छोटे उपग्रहों को जल्दी लॉन्च करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। 500 किलोग्राम पेलोड को सूर्य समन्वित कक्षाओं सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में ले जा सकता है। इसे केवल 72 घंटे में ही असेंबल किया जा सकता है। समय की बचत इसमें है। SSLV की पहली उड़ान अगस्त 2022 में हुई थी। इसका उपयोग व्यावसायिक उपग्रह लॉन्चों के लिए किया जाता है। इसे एक PSLV पर आधारित मिसाइल है। आपको पता है भारत में जितने भी सैटेलाइट होते हैं उसको PSLV व GSLV के माध्यम से भेजा जाता है। इसमें से PSLV पर आधारित है। हाल ही में इसरो द्वारा 2024 में किए गए कुछ महत्वपूर्ण मिशन हैं जिसको आप एग्जाम के प्रवेश से याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में दे देता है किसके माध्यम से एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया। आपको सम्मिलित करने को दे दिया जाएगा PSLV C58। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा PSLV C58 एक्सपोसैट। इसे जनवरी में किया गया। यह एक अंतरिक्ष वेधशाला है जिसे सूर्य और अन्य आकाशीय पिंडों के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। GSLV F14 या इनसेट 3DS दोनों में से कोई नाम इसका भी कोई ये नाम या ये इसका नाम दे सकता है, या GSLV F14 इनसेट 3DS कोई नाम दे सकता है। इसका उद्देश्य पूछ सकता है ये किस लिए लॉन्च किया गया था। यह एक संचार उपग्रह है जो भारत के संचार और मौसम संबंधी सेवाओं को समर्थन प्रदान करता है के लिए लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर आंसर पे जाने से पहले हम इसरो के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत की गई थी पंडित नेहरू जी के द्वारा।
विक्रम साराभाई के सहयोग से 1969 में इन पोस्ट पर से यह इसरो बन गया। इससे पहले जब ये 1962 में बना था, उसके बाद इसका नाम इनकॉस पर था। 1969 में इसका नाम इसरो हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। पहला भारतीय उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह में लॉन्च किया गया था। इसे 1975 में यूएसएसआर के सहायता से लॉन्च किया गया था। इसका आंसर है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का छठा क्वेश्चन, भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में पेश की जा रही नई इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या है? हाल ही में विंग्स के नाम से ईवी के नाम से एक स्टार्टअप है, जिसने अप्रैल 2025 तक इसको लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसका नाम रॉबिन रखा है। इसका जो उद्देश्य है, व्यक्तिगत यात्रा को आसान और हरित बनाना। अतः इसका आंसर बी रॉबिन। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का सातवां क्वेश्चन, कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने नेपाल के कमीशन के साथ एक बैठक की, जिसमें नेपाल ने 1000 मेगावाट का बिजली भारत को निर्यात करेगा। एस जयशंकर जी ने इसे मील का पत्थर बताया है। इस डील को मील का पत्थर कहा है। आंसर पे चलने से पहले हम नेपाल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर हम नेपाल का मैप देख सकते हैं। यहाँ पर चाइना, हमारा छोटा सा प्यारा सा सिक्किम जो नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, ये इंडिया, ये भारत, और आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई 1715 किलोमीटर है। केपी शर्मा ओली इसके यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसकी राजधानी काठमांडू है। भारत और नेपाल के बीच की सीमा 1751 किलोमीटर की है। नेपाल हिंदू धर्म का पालन करने वाला प्रमुख देश है। नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। 2008 में नेपाल ने सदियों पुराने राजशाही शासन को समाप्त कर इसे गणराज्य घोषित किया। ये डेट आप याद रखिए, 2008 में इसे समाप्त किया गया था। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। सेकंड पे जो है वो पर्यटन उद्योग आता है यहाँ पर। भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है। 20 सितंबर 2015 को संविधान को अंग्रित कर लिया गया। भारत नेपाल के मध्य ये एक अभ्यास किया जा रहा है सूर्यकिरण के नाम से। चलिए अपने चलते हैं अब क्वेश्चन पर। इसका आंसर है नेपाल। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। आठवां अंतिम क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप रट जाइएगा। पेरिस ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? 2022, 2023, 2024, 2025। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने आगामी 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। ये कल 19 अगस्त को किया इन्होंने। उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक सुमित एंटल जी हैं रहेंगे, जो 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे। 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स, जो विकलांग एथलीटों के लिए है, का आयोजन पेरिस, फ्रांस में 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक होगा। इस टीम की संरचना, भारतीय टीम की संरचना की बात किया जाए तो इसमें 84 एथलीट शामिल होंगे, जिसमें 32 महिलाएं हैं। 12 खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। वो पहली बार निम्नलिखित खेलों में भाग लेंगे: पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो। इन तीनों में पहली बार भाग लेंगे। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक का मस्कट जो है पैरा ओलंपिक फ्रीज है, ये देख सकते हैं, ये है, ये इसका मस्कट है। एंड इसका मोटो जो है गेम्स वाइड ओपन। ये आप याद रखिएगा, इसका मस्कट और इसका मोटो हमें याद रखिएगा। एक नोट, भारत की पैरालंपिक्स में भागीदारी की शुरुआत 1960 में रोम में आयोजित की गई थी। पहले ग्रीष्मकालीन भारत के पैरालंपिक्स में भागीदारी की शुरुआत 1960 में रोम में आयोजित पहले ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों से हुई थी। तब से देश ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स के 11 संस्करण में भाग लिया है। इसका आंसर 2024 है। और हाल ही में जो ओलंपिक्स में जो भी मेडल मिला है,
इस खेल से संबंधित सभी तथ्यों को अगले 2-4 दिनों में पूरे कंप्लीट तथ्यों के साथ एक क्लास अपलोड कर दी जाएगी। चलिए चलते हैं आज के अपने लास्ट और सितंबर माह की 2023 की रिवीजन सीरीज में, जिसमें आपको पर डे 10 क्वेश्चन कराया जाएगा। इससे आपके सितंबर से लेकर अब तक इसमें आप अपडेट रहें। भारत की G20 अध्यक्षता का लोगो किसने डिजाइन किया है? सुदर्शन पटनायक। होसाला मंदिर जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य में है? कर्नाटक में। 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ये प्रीवियस क्वेश्चन में पीसीएस में पूछा जा चुका है। मलयालम फिल्म जो 2024 में अकादमी पुरस्कारों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, किसने निर्देशित किया है? जूड एंथनी जोसेफ ने। किस बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है ताकि ग्राहकों की यात्रा अनुभव को सुगम बनाया जा सके? भारतीय स्टेट बैंक। प्रथम ग्लोबल समिट ऑन फार्मर्स राइट किस शहर में आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली में। 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो UPITS उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार अवसर प्रदान करना। नई दिल्ली में पुराना संसद भवन औपचारिक रूप से किस नाम से पुनः नामित किया गया है? पुराना संसद भवन, संविधान सभा भवन। दक्षिण नाथुना सागर में आसियान सदस्य देशों के लिए पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की? इंडोनेशिया ने। अभी कुछ महीनों तक यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी व अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जाएगी और पीसीएस को ध्यान में रखते हुए एक अन्य सीरीज चलाई जाएगी जहां एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जीएस टॉपिक को कवर किया जाएगा। अगर हमारा आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब की हैंडल आईडी है @IAS प्रथम। इसकी पीपीटी और पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए हमें @प्रथम IAS ऑफिशियल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर स्कैन कर हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू और हैव ए नाइस डे।